देखो, हम जो क्लास 10th की साइंस की सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें हम सभी चैप्टरों को टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, आपके नोट्स तैयार करवाएंगे, जो आपके लिए इस बार और आने वाले बच्चों के लिए हर बार काम आएंगे। इसमें हम पहले चैप्टर को कंप्लीट करा चुके हैं, ये इसका सेकंड चैप्टर है, उसकी शुरुआत है। उसका नाम सेकंड चैप्टर का अम्ल, क्षारक तथा लवण, ये इसकी फर्स्ट वीडियो है। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। देखो, इस पूरे चैप्टर में हम क्या जानेंगे? जानेंगे अम्ल, अम्ल क्या होते हैं, इसके गुणधर्मों के बारे में। क्षारक, इसके गुणधर्मों के बारे में। फिर इनकी क्रिया आपस में कराएंगे तो क्या बनेगा? लवण। और फिर लवण के उपयोग जानेंगे। पूरे चैप्टर में इतना ही जानेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये अम्ल, क्षारक, लवण कोई नई चीज़ नहीं है, इनको पहले तुम जान चुके हो छोटी कक्षाओं में, जैसे 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा, या फिर और पहले भी जाना होगा। आमतौर पर तुम जानते हो कि जो खट्टे पदार्थ हैं उनमें कौन होता है? अम्ल। यानी जो अम्ल हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारक, ये स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे लगते हैं, तो साबुन में भी क्या होता है? क्षारक। ये क्षारक की विशेषता है। और जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षारक, तो लवण का निर्माण होता है। अम्ल जो है इसको क्या कहेंगे? एसिड। और एसिड बना है एसियर शब्द से। किससे? एसियर शब्द से। और एसियर का अर्थ होता है खट्टा। इससे आप याद रखें कि जो अम्ल हैं ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, या खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। अम्ल जो हैं ये अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इसको याद रखना। ऐसे ही क्षारक, ये जल में OH- आयन देते हैं। अब कई अम्ल तो ऐसे होंगे जो जल में H+ आयन ज़्यादा मात्रा में देंगे, ज़्यादा संख्या में देंगे, और कई कम संख्या में देंगे। तो इसी संख्या के आधार पर इनको दो वर्गों में बांटा गया है, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। यानी ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन अधिक संख्या में देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन कम संख्या में देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे ही क्षारक की बात कर लें। कई क्षारक ऐसे होंगे जो जलीय विलयन में H+ OH- आयन अधिक संख्या में देंगे, प्रबल क्षारक कहलाएंगे। और कई क्षारक ऐसे होंगे जो जलीय विलयन में OH- आयन कम संख्या में देंगे, उन्हें दुर्बल क्षारक कहेंगे। तो इन्हीं बातों को हम लिख लेते हैं। आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, जो मैं अभी बोर्ड पर लिखूंगा, या फिर स्क्रीन शॉट ले लें, या फिर कैसे ही अपना कुल मिलाकर काम आना चाहिए। तुम्हारे याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो लिख भी लें। इन्हीं को हम लिखेंगे। ये इस चैप्टर की शुरुआत ही है, तो शुरू करते हैं अम्ल से। उस लाइन को लिखें या नहीं लिखें? देखो, अम्ल यानी एसिड। एसिड एसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, अर्थात अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। चलो लिख ही लेते हैं। अम्ल को क्या कहते हैं? एसिड। एसियर एसिड
एशियर शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अभी हमने जो अम्ल की विशेषता पढ़ी थी कि जल में H+ आयन देते हैं, ये खट्टे होते हैं, इन्हीं को लिख लेते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। तुम्हारे लिए एक बात बता दूं, जितने भी अम्ल हैं वो सभी खट्टे नहीं होते हैं। ये स्वाद में अलग स्वाद भी दर्शा सकते हैं, मीठे भी हो सकते हैं या अन्य स्वाद के भी, लेकिन आमतौर पर जो अधिकांश अम्ल हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे, या खट्टे पदार्थों में ये पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखें, देखो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे सूचक, उसमें एक सूचक पढ़ेंगे प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत लिटमस विलयन या लिटमस पत्र। अगर लिटमस पत्र नीला है तो अम्ल उसको लाल कर देंगे और क्षारक लाल को नीला। इसको अभी लिख लेते हैं, बाद में समझ लेंगे। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखें। अभी हमने लिखा था कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसी को लिख लेते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एक बार मैं चेक करता हूँ इसकी। हाँ, सही दिख रहा है। देखो अम्ल जो हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं सभी, या H3O+, इसको कह दें H+ या H3O+। अभी हमें जो बात करनी है वो बात अभी बाद में बता देंगे, कोई बात नहीं। इतना सा तो नॉर्मली अभी याद रह जाएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो ज़्यादा H+ आयन देंगे वो प्रबल अम्ल, जो कम देंगे वो दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? यानी जलीय विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं।
यानी ये अधिक संख्या में देंगे तो क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल। जैसे कि इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। H2SO4 यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये है नाइट्रिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल हैं, बहुत ज़्यादा प्रबल। ETC इनके अलावा बहुत हो सकते हैं, हमें तो केवल इन दो से या इससे ही काम पड़ेगा। तीनों जानने जरूरी हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। अब जानते हैं दुर्बल अम्ल। ये क्या करेंगे, कम संख्या में H+ आयन मुक्त करेंगे, ये अधिक संख्या में, बस इतना सा ही है। जलीय विलयन में कम संख्या में H+ आयन देने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये क्या है, दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। आदि इनके अलावा भी हो सकते हैं। एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर, पालक इनमें पाया जाता है। ये किसके उदाहरण है, दुर्बल अम्ल के उदाहरण। अभी देखें, तो इनको आप देख सकते हैं। हाँ, देखो अभी हमने जाना है प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में। अब हम जानते हैं सांद्रता के आधार पर अम्ल दो वर्गों में बांटा गया है, एक सांद्र अम्ल, एक तनु अम्ल। अगर ऐसा विलयन है हमारे पास अम्ल का जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में है और
जल कम मात्रा में, उसे कहेंगे सांद्र विलयन या सांद्र अम्ल। अगर अम्लीय विलयन में जल अधिक मात्रा में, अम्ल कम मात्रा में, उसे कहेंगे तनु अम्ल। इसे याद रख लें, लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। देखो ये कोई जलीय विलयन है, इसमें अम्ल मिला जाए, अभी ऐसी बात नहीं करते, अभी सीधा यही मानते हैं इसमें अम्लीय विलयन है। ये क्या है? अम्लीय विलयन। इसमें अम्ल भी है और जल भी है। अम्ल है अधिक मात्रा में और जल है कम मात्रा में, तो ये कहलाएगा सांद्र अम्ल या सांद्र अम्ल का विलयन। उल्टा कर दें, अम्ल कम ले लें, जल अधिक मात्रा में ले लें, तो ये कहलाएगा तनु विलयन या तनु अम्ल। तनु अम्लीय विलयन या सांद्र अम्लीय विलयन, इसको याद रखें। ऐसा अम्लीय विलयन जिसमें जल अधिक मात्रा में हो, अम्ल कम मात्रा में, तनु विलयन, फिर तनु अम्ल कहलाएगा। ऐसा अम्लीय विलयन जिसमें जल कम मात्रा में हो, अम्ल अधिक मात्रा में, सांद्र अम्ल या सांद्र अम्लीय विलयन कहलाएगा। ये सांद्र अम्ल तनु अम्ल ऐसी बात है जैसे भैंस का दूध होता है, उसको सीधा सीधा बेच दें। दूध क्या अधिक मात्रा में, पानी कम मात्रा में, सांद्र। अगर उसी में बहुत ज़्यादा पानी मिला के बेचें, अभी पीने की बात नहीं कर रहे, बेचने की, तो पानी अधिक मात्रा में, दूध कम मात्रा में, तो तनु हो जाएगा। ऐसी ही बात। अब हम देखते हैं क्षारक के बारे में। अभी हमने अम्ल को जाना, क्षारक, इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। देखो ये यानी क्षारक स्पर्श में साबुन जैसे, जबकि स्वाद में कड़क होते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्वाद में कड़क होते हैं जबकि स्पर्श में साबुन जैसे। इसी लाइन को आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। ये यानी क्षारक। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जबकि अम्ल जो है नीले को लाल कर देते हैं। अम्ल देते हैं H+ आयन, ये देंगे OH- आयन। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये तो सीधी प्रॉपर्टी है, इनको आप अब याद कर सकते हैं, याद हो गई होंगी। अब OH- अधिक संख्या में देने वाले प्रबल क्षार
कम संख्या में देने वाले दुर्बल क्षार। लिख लेते हैं। ऐसे क्षार या क्षारक जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में OH- आयन देते हैं। दुर्बल क्षार या क्षारक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार हैं। दुर्बल क्षारों की बात करें, ये क्या देंगे? कम संख्या में OH- आयन। ऐसे क्षारक जो जलीय विलयन में कम संख्या में OH- आयन देते हैं, दुर्बल क्षारक या क्षार कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। यह है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाएं वो क्षार कहलाएंगे। इसको भी लिख लें नोट लगाकर। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसका मतलब सभी क्षार क्या हैं? क्षारक। इसको याद रखेंगे। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते।
यहाँ हमने क्या देखा है, इसको अभी चेक करते हैं। सही दिख रहा है अभी तो। देखो अभी हमने देखा है क्षारक, यानी ये स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर या स्पर्श करने पर साबुन जैसे होते हैं। जैसे साबुन को छूने पर लगता है, ऐसे सभी क्षारकों को लगता है। तो साबुन में, सर्फ में भी क्या होता है, क्षारक, यानी डिटर्जेंट पाउडर। ये लाल एंडोस को नीला करते हैं। ये जलीय विलयन में OH में निशान देते हैं। इस कम देने के आधार पर दुर्बल, ज़्यादा देने के आधार पर प्रबल। इसके अलावा हमने देखा कि सभी क्षारक जो हैं ये जल में नहीं घुलते, जो घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। बस इतना सही लिखा था कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते क्योंकि जल में नहीं घुलते, जो घुल जाते हैं वो क्षार होते हैं। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। तो इसको आप लिख सकते हैं। हाँ, देखो अभी हमने जाना था, इस हाथ को कटवा फेंक दें तभी ऊपर हो जाता है। हमने जाना था अम्ल और क्षारक। अभी हमने जैसे उदाहरण पढ़े HCl, H2SO4, HNO3, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण। ये क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, संक्षारक प्रकृति के। ऐसे ही हमने क्षारक जाने, प्रबल क्षारक, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक हैं, ये बहुत ही संक्षारक प्रकृति के होती हैं। इनको हम ऐसे चेक नहीं कर सकते कि हाँ अगर इसको खा के देखें या चेक कर देखें कि खट्टा है तो पहचानेंगे कि अम्ल है। पहचानने की बात कर रहे हैं, चेक कर देखें कड़वा है कि तो क्षारक है, क्योंकि संक्षारक प्रकृति के हमने हाथ में भी लिए चखने के लिए, तो हाथ को जला देंगे या उस पर फफोले हो सकते हैं। इतनी प्रबल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे कि किस पदार्थ में अम्ल है या क्षारक? इसके लिए हमेशा इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते कि हम इनको स्पर्श करके देखें या चेक कर देखें। तो हमें कुछ ऐसे पदार्थों की आवश्यकता हुई कि हम ये पता लगाएं कि इसमें अम्ल है या क्षारक। वो पदार्थ खुद बताए, या तो पदार्थ अपना रंग बदल के दर्शाए या फिर अपनी गंध बदल के दर्शाए कि इस पदार्थ में अम्ल है या क्षारक। तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाएंगे उन्हें कहेंगे सूचक। अब इसी सूचक के बारे में हम जानने वाले हैं। देखो अगली हेडिंग है आपके पास सूचक। सूचक क्या है? यानी ये ऐसे पदार्थ हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये अम्ल हैं या क्षारक। अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाएंगे सूचक। तो देख लेते हैं, लिख लेते हैं, देखते क्या है। ऐसे पदार्थ जो अम्ल या
क्षारक की उपस्थिति ऐसे पदार्थ जो अम्लीय क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं या इनको सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। हमें सूचकों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम सभी पदार्थों को चक्कर या स्पर्श करके ऐसे जांच नहीं कर सकते कि उसमें अम्ल या क्षारक। जैसे आपने तेजाब देखा होगा, उसमें क्या होते हैं? अम्ल। बहुत नुकसानदायक प्रकृति का, जला देता, देखा होगा आपने फिल्मों में। हालांकि वो होता तो नहीं फिल्मों में वो असली वाला, नहीं तो असली में ही जला देता। जैसे मुंह पर तेजाब फेंकते हैं या शरीर के किसी अंग पर, वो जला देता, वो क्या होता? अम्ल। तो इसीलिए हमें सूचकों की ज़रूरत पड़ी, इनकी आवश्यकता पड़ी। तो हमने कई सूचक प्रकृति से तैयार किए, सीधे प्रकृति से पदार्थ लिए सूचक की तरह प्रयोग किए। जैसे हल्दी है, लिटमस है, तो ऐसे सूचक कहलाए प्राकृतिक सूचक। कुछ हमने खुद ही तैयार किए प्रयोगशालाओं में रासायनिक पदार्थों की मदद से, उन्हें कहा हमने संश्लेषित सूचक। तो इनके बारे में लिख लेते हैं। कुछ सूचक ऐसे हैं जो अपनी गंध बदल लेते हैं अम्लीय क्षारक की उपस्थिति में, उन्हें कहेंगे गंधीय सूचक। तो सूचक के प्रकारों की बात करें तो 3 तरह के सूचक अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहला, प्राकृतिक सूचक। अच्छा, इसके एग्जाम्पल हम इन्हीं में से किसके लिख सकते हैं? देखो यहाँ लिख देना लिटमस, विलियन, हल्दी, बस। प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक यानी ऐसे सूचक या ऐसे पदार्थ जो सीधे प्रकृति से तैयार किए गए और सूचक की तरह उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ऐसे सूचक जो सीधे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। सीधे प्रकृति से, जैसे इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, लिटमस, विलियन, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ, और बात करें
पेटूनिया एवं जेरानियम, हाइड्रेंजिया, लिख लेते हैं पेटूनिया एवं जेरानियम। ये क्या है? सीधे प्रकृति से प्राप्त पदार्थ हैं जिनको हम सूचक की तरह प्रयोग में लाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। लिटमस विलियन देखो, आप जानते हैं लाइकेन, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। इन दोनों के सम्मिलित समूह को या रूप को कहते हैं लाइकेन। क्या इसको लिचेन भी बोलते हैं? मीनिंग ये है, इसके आधार पर क्या इसको लिचेन भी बोलते हैं। तो इस पादप की पत्तियों से एक बैंगनी रंग का रंजक या बैंगनी रंग का विलयन तैयार किया जाता है, जिसे कहते हैं लिटमस विलयन। फिर उसको नीला या लाल ये अम्लीय क्षारक दर्शाएंगे। इससे कौन तैयार किया जाता है? लिटमस विलयन। हल्दी आप जानते हैं, लाल पत्ता गोभी सीधी, ये गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं, ये हाइड्रेंजिया की पंखुड़ियाँ आ जाएंगी, इनका रस निकालेंगे। पेटूनियम, जेरेनियम, तो इन सभी का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? प्राकृतिक सूचक के रूप में। इनको आप देखें अभी। अब देखें कि अम्ल के साथ कैसा रंग दर्शाते हैं, क्षारक के साथ कैसा। ये जो लिटमस विलयन है, अगर इसका रंग कैसा है? नीला, तो अम्ल इसके रंग को कर देगा लाल। ठीक है। अगर इसका रंग है लाल तो ये कर देगा इसको नीला। क्षारक क्या कर देगा इसको? नीला। अम्ल नीले को लाल कर देगा, क्षारक लाल को नीला। अब हल्दी जो है इसका रंग कैसा होता है? पीला। तो अम्ल के साथ कोई रंग में बदलाव नहीं आएगा, रंग में कोई बदलाव नहीं। अगर हल्दी पीली है तो क्षारक की उपस्थिति में इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल। हल्दी लगी है कपड़े पर, साबुन से या डिटर्जेंट पाउडर से धोएं इनका प्रयोग करके, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल, उस धब्बे का रंग। अम्ल से दोबारा पीला हो जाएगा। इस प्रयोग को अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। लाल पत्ता गोभी जो है ये अम्ल के साथ कैसा रंग देगी? देखो, लाल पत्ता गोभी का रस की बात करें, गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों के रस की बात करें, ये तैयार की जाएंगी विलयन। ऐसे ही हाइड्रेंजिया के फूल के रस की बात करें तो कैसा रंग देंगे? देखो, लाल पत्ता गोभी देगी इसके साथ अम्ल के साथ लाल, और वहाँ देगी क्षारक के साथ हरा।
गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ अम्ल के साथ देंगे गहरा गुलाबी। और यहाँ देंगी हरा क्षारक के साथ। हाइड्रेंजिया के फूल का रस देगा नीला अम्ल के साथ। और यहाँ देगा ये गुलाबी। देखें देखो, इसको आप देख लेना, इसको आप खुद देख लेना। हालांकि इनमें से कोई भी परीक्षा में नहीं आएगा। परीक्षा में दो आ सकते हैं, या तो हल्दी या फिर लिटमस विलियन। लिटमस विलियन के लिए आपके लिए हम लाए हैं अनिल कपूर। इसके याद रखें, ये अम्ल के लिए है कि अम्ल नीले लिटमस विलियन को लाल कर देता है। ये इसके लिए, यही याद रखना जरूरी है। हल्दी अम्ल की उपस्थिति में कोई रंग नहीं दर्शाएगी, पीली है तो पीली रहेगी, जैसे ही क्षारक आएगा लाल हो जाएगी। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। हल्दी लेना, एक कागज़ की शीट लेना मोटी, या 2-3 का पेज उनकी शीट बना लेना, जिससे वो गले नहीं जल्दी से। हल्दी का पाउडर उसमें जल मिलाएं और उस पेस्ट ऐसे बना लें, बिल्कुल उसके ऊपर एक परत बना दें, उस शीट के ऊपर, उस कागज़ की शीट के ऊपर उसकी एक लेयर बना दें। हल्दी के जो विलियन तैयार किया है, बिल्कुल कागज़ गले नहीं, हल्दी हो थोड़ा जल हो। उसके ऊपर नींबू डालना। नींबू में क्या होगा, देखो स्वाद कैसा, खट्टा अम्ल होगा, तो कोई बदलाव नहीं आएगा। पीली हल्दी अब भी पीली रहेगी, कोई बदलाव नहीं रंग में। अब जैसे क्षारक, जैसे साबुन है, सरफ यानी डिटर्जेंट पाउडर, ये क्या है, क्षारीय, उनका घोल लेना, या शैम्पू का, उसके ऊपर डालना उस कागज़ शीट के ऊपर जिस पे हल्दी है, उसका रंग लाल हो जाएगा। फिर वापस से नींबू की 2-3 बूंद डालना उसके रस की, पीला हो जाएगा। ऐसे करना, लाल फिर पीला। लाल पत्ता गोभी के फूलों का रस बनाएं, नहीं फूलों में नहीं, लाल पत्ता गोभी का रस निकालें, वो अम्ल के साथ लाल रंग देगा, क्षारक के साथ हरा। गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों से रस बनाएं। पहले गर्म करेंगे, पत्तियों को पानी डालेंगे, थोड़ी प्रक्रिया है। ये अम्ल के साथ देगी गहरा गुलाबी और क्षारक के साथ हरा। हाइड्रेंजिया के फूल का रस अम्ल के साथ नीला, क्षारक के साथ गुलाबी। इसको आप खुद लिखेंगे, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। अनिल कपूर से याद रखेंगे कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो क्षारक उल्टा कर देंगे, लाल को नीला। इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, हम दूसरा सूचक पढ़ते हैं जो हम खुद बना रहे हैं प्रयोगशाला में, उसे कहेंगे संश्लेषित सूचक। देखें, संश्लेषित सूचक यानी ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में
रसायनों से या रासायनिक पदार्थों से निर्मित या संश्लेषित किए जाते हैं या संश्लेषित संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फेनोल्फथेलिन, मेथिल ऑरेंज, देखो ये प्रयोगशाला में तैयार किए जाएंगे, मनुष्य द्वारा रासायनिक पदार्थों की सहायता से निर्मित किए जाएंगे या संश्लेषित किए जाएंगे। संश्लेषित सूचक दो हैं हमारे पास, फेनोल्फथेलिन और मेथिल ऑरेंज, इसे मिथाइल ऑरेंज भी कह देंगे। अब ये अम्ल के साथ कैसा रंग दर्शाएंगे, क्षारक के साथ, उसे देखते हैं। इससे पहले मैं चेक करके आता हूँ। अब देखो ये जो फेनोल्फथेलिन है, ये अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देंगे और क्षारक के साथ गुलाबी रंग देंगे। ये सूचक हैं, रंग दर्शा रहे हैं, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन यहाँ लिखना भूल गए थे। ऐसे पदार्थ जो रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा अम्लीय क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा ऐसे पदार्थ जो अम्लीय रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा किसी विलयन में या पदार्थ में अम्लीय क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। फेनोल्फथेलिन अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देगा, यानी ये रहेगा रंगहीन, कलरलेस। क्षारक के साथ देगा गुलाबी रंग। मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज जो है, ये अम्ल के साथ लाल रंग देगा और क्षारक के साथ पीला। मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल और क्षारक के साथ पीला, और ये हमने प्रयोगशाला में तैयार किए हैं। तो संश्लेषित सूचक। अब आता है हमारे पास गंधीय सूचक, जो गंध में परिवर्तन द्वारा अम्लीय क्षारक के उपस्थिति दर्शाएंगे। ये रंग वाले थे, प्राकृतिक और संश्लेषित। इसको आप देखें, तीसरा है हमारे पास गंधीय सूचक।
यानी ऐसे सूचक या ऐसे पदार्थ जो अपने गंध में परिवर्तन द्वारा अम्लीय क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो या जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे कि प्याज है। चल एक और परिभाषा लिख देते हैं। और अथवा ऐसे सूचक जो गंध में परिवर्तन द्वारा अम्लीय क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, प्याज है। प्याज में गंध होती है, उसकी गंध अभी देखते हैं। देखो प्याज है, लौंग का तेल है, ये गंधीय सूचक की भांति प्रयोग में लिए जाते हैं। वेनिला है, ये जो प्याज है इसकी गंध अम्ल की उपस्थिति में तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है अम्ल की उपस्थिति में। और क्षारक की उपस्थिति में कोई गंध नहीं आती, गंधी गायब हो जाती है। तो प्याज की गंध अम्ल की उपस्थिति में तीक्ष्ण हो जाती है, तीक्ष्ण गंध। और क्षारक की उपस्थिति में कोई गंध नहीं। ठीक है। लौंग का तेल हो, वेनिला हो, इसकी उपस्थिति में कोई गंध नहीं आती। लौंग का तेल, वेनिला, अम्ल की उपस्थिति में जो गंध है वही रहती है। लौंग का तेल समान गंध रहती है, अम्ल की उपस्थिति में समान गंध रहती है। और क्षारक की उपस्थिति में कोई गंध नहीं, उड़ गई, गायब हो गई, पता चल गया ये क्षारक है। समान रहती है लौंग के तेल में तो अम्ल। वेनिला अम्ल के साथ या उपस्थिति में समान गंध जो है उसकी अभी वही रहेगी, समान गंध रहती है। और जैसे क्षारक आएगा गायब, कोई गंध नहीं। देखो प्याज, आप गंध जानते हैं प्याज की, अम्ल की उपस्थिति में तीक्ष्ण गंध बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी।
क्षारक की उपस्थिति में कोई गंध नहीं, गायब। क्षारक की उपस्थिति में ये तीनों गंधीय सूचक गंधहीन हो जाते हैं, गंध गायब। लौंग का तेल और वेनिला अम्ल की उपस्थिति में जो गंध है वही रहती है, कोई बदलाव नहीं होता। तो इसको आप देख सकते हैं, ये गंध में परिवर्तन द्वारा अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। तो गंधीय सूचक, 3 तरह के सूचक जाने। अभी देखते हैं हम इस हिसाब दिख रहा है नहीं, या टाइम हो गया नहीं तो अम्ल किन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 2-3 ऐसे एग्जाम्पल जानेंगे। देखते हैं पहले। हाँ, अभी घंटा भर हो गया, लेकिन लिख ही लेंगे। देखो, अभी तक हमने क्या जाना है, अम्ल, उसके 3 गुणधर्म, क्षारक, उसके 3 गुणधर्म, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षारक। सूचक, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक। इनके एग्जाम्पल्स, अम्ल के साथ कैसा रंग या कैसी गंध, क्षारक के साथ कैसा रंग या कैसी गंध। इसको आप देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं। देखो, ये कुछ पदार्थ हैं, जैसे सिरका है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू है, आंवला है, नहीं आंवला नहीं, नींबू है, संतरा है, मौसमी है। इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंवला, इमली, कच्चा आम, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये कुछ हम जान लेते हैं, इतना जान लेना जरूरी है। इसके अलावा हम बात करें, जैसे पालक है, टमाटर है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी का डंक है, मधुमक्खी का डंक है, चींटी का डंक। देखो, सिरका, इसमें हमने अभी बताया था एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। नींबू है, संतरा है, मौसमी है, ये पूरा परिवार कहलाता है इन फलों का, सिट्रस फल या सिट्रस कुल। अभी देखें साफ है या नहीं, मैं देखता हूँ। ये जो सिट्रस फल हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, ये आएंगे। इसमें हो जाएंगे सिट्रिक अम्ल, या इसको सैट्रिक भी कहते हैं, सैट्रिक अम्ल। आंवला, देखो आंवला अलग है, इमली, कच्चे आम, इनमें है टार्ट्रिक अम्ल। आंवला,
ये अलग हो जाएगा। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, आंवला में आंवला, और देखो इसमें पाया जाता है विटामिन सी, यानी उसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी, चूँकि दूध में नहीं पाया जाता। दही की बात करें, इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक की बात करें, मैथ्योनिक अम्ल। हमारे आमाशय की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे आमाशय की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये तो कुछ अम्ल थे, नहीं अम्ल वो हैं, ये अम्ल हैं और ये जिसमें पाए जाते हैं। इनको आप लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। सिट्रस फलों में भी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन सी इनमें, तो देख सकते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल, नींबू संतरे में सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, इमली हुई, कच्चा आम यानी कैरी हुई, उसमें टार्टरिक अम्ल, पालक टमाटर इनमें ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, आमाशय जो हमारा पेट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे ही क्षारकों की बात करें तो जो आपने चूने का पानी देखा है, इसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है एक। तो उन्हें बात की हो खिड़की, उनके जो कांच उनको साफ करने में जो मार्जक उपयुक्त किए जाते हैं, उनमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। खिड़की के कांच साफ करने में प्रयुक्त मार्जक, आप पूरा ले सकते हैं, खिड़की के कांचों को साफ करने में प्रयुक्त मार्जक, इनमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ऐसे जो दूधिया मैग्नीशियम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका प्रयोग गोलियों के रूप में किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही आप जानते हैं दूधिया मैग्नीशियम हो गया, चूने का पानी हो गया, और तो खैर क्या जानेंगे। जो साबुन है उसमें किसके हाइड्रोक्साइड होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये साबुन में होते हैं। साबुन, डिटर्जेंट, इनमें सोडियम या पोटेशियम इनका हाइड्रोक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तो कुछ क्षारक हैं। ये तो जानकारी के लिए नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। जब अम्लीय क्षारक का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इनको आप देख सकते हैं। बाकी ये याद करने जैसा नहीं है, ये याद नहीं करने। इसके अलावा मैंने जो अभी इतने वो पढ़ाए थे उनको ज़रूर देखें। इनमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट था केवल, बाकी तो जानना ज़रूरी था। तो इसी के साथ ही हम इस फर्स्ट वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो शुरू की जाएगी, उसमें अम्लों के और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्मों की बात की जाएगी। इनकी धातुओं के साथ अब क्रिया पढ़ेंगे, धातु कार्बोनेट साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट साथ, इनकी आपस में अवक्रिया पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अवक्रिया। फिर धातु ऑक्साइडों की प्रकृति के बारे बात करेंगे, जिसके साथ इनके गुणधर्म कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे pH की, फिर उसके दैनिक जीवन में प्रभाव या उदाहरण देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपके कुछ समझ में आ रहा है तो यहाँ तक टिक गए तो समझ आ ही जाएगा, नहीं आया तो दोबारा देखें। और कोई किसी भी उसमें दिक्कत हो तो मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।